सो ये सपना आपने कब देखा कि आप जुडिशियल ऑफिसर बनेंगे? ऐसा कोई स्ट्रैटेजी 100% परफेक्ट नहीं होता है। आप जो भी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे उसमें लूप होल्स होंगे। सो बीइंग एन एस्पिरेंट आपने सोशल मीडिया बिल्कुल ही छोड़ दिया? मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि जैसे हसीना मासूका वो एक स्ट्रैटेजी है। जब आपका जजेस के साथ जो एक्चुअल इंटरव्यू हुआ होगा, उस एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? दृष्टि जुडिशरी का मेरा इंटरव्यू बाकी इंटरव्यू में सबसे अच्छा रहा है। दृष्टि जुडिशरी का जो मॉक इंटरव्यू था। सक्सेस सीम्स टू बी इम्पॉसिबल अंटिल इट इज रीच्ड, और आज जिन्होंने ये करके दिखाया है वो मेरे साथ हैं यहाँ पर, ब्रजेश कुमार जी, 12th रैंक बिहार जुडिशियल सर्विसेज। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच आपके सक्सेस के लिए। सर कैसा लग रहा है आपको बीइंग अ जज, एक स्टूडेंट एस्पिरेंट से लेके ये जर्नी जुडिशियल ऑफिसर तक? अभी तो मैम फुल फ्लेज फीलिंग डेवलप नहीं हुआ है, अभी एज ए स्टूडेंट ही कंसीडर करते हैं जी। लेकिन हाँ, थ्रू आउट देखेंगे अभी तो आफ्टर ज्वाइनिंग एंड गोइंग टू द एकेडमी कि रियल फीलिंग क्या होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग से पहले एंजॉय कर लो, उसके बाद योर लाइफ विल बी अपसाइड डाउन्स, चेंज हो जाएगा। तो लेट्स सी। सर कैसा लग रहा है कि फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कैसा फील हो रहा है कि पोस्ट मिल गई है? इतना तैयारी करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने क्लियर कर लिया है। तैयारी तो मैम लगती है और इंडीड अभी तो अच्छा फील हो रहा है। दोस्तों के साथ काफ़ी पार्टी वार्टी एंजॉय वगैरह कर लिया हमने। फैमिली भी खुश है, मम्मी मेरी काफ़ी खुश हैं सबसे ज़्यादा, और मेरी थ्रू आउट फैमिली और रिलेटिव्स भी सारे खुश हैं। दोस्त में कुछ लोग हैं जिनको मोटिवेशन हो रहा है, कुछ लोग दोस्त ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि दिल्ली से चला जाएगा फिर एंजॉय कैसे करेंगे। जी। तो मिक्स्ड फीलिंग है सबका। सर आपने पहली बार जब रिजल्ट देखा होगा तो कहीं से पता चला था कि आज रिजल्ट आउट होने वाला है, या कॉल्स आने लगे थे, या जब देखा था तो यकीन हुआ था आंखों पे कि भाई आज रिजल्ट है और ये मेरा ही नाम है? मैम जैसे जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उस दिन काफ़ी स्टूडेंट्स कमीशन में कॉल मिलाने लगते हैं कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, तो वो पहले से पता चल जाता है कि आज आने वाला है। और हम लोग का जनरली जो बिहार में रिजल्ट आता है वो आफ्टर 8 PM के लमसम आता है। तो 8 बजे तक सब लोग वेबसाइट खोल के अपना रिफ्रेशिंग मोड पे रखते हैं जी। तो रिफ्रेश वगैरह करते रहते हैं। उसमें जब रिजल्ट आता है तो अचानक से सब ग्रुप्स में फैल जाता है। उसमें अपना PDF में आप नाम सर्च कीजिए, उस समय लगता है कि चलो नाम दिख गया। कहीं से भी ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, ऊपर से कहीं लिस्ट में भी नाम दिख जाए, मतलब अचानक से लगता है कि कुछ हो गया, चलो ठीक है। जिस समय रिजल्ट आता है उस समय धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है, लेकिन जैसे ही आता है उस समय लगता है कि एकदम शांत, ठीक है जी। हो गया। उसके बाद धीरे धीरे एक दिन बाद वो फील आने लगता है कि नहीं ठीक है। ठीक है सर, तो आपका 12th रैंक है और मैंने सुना है कि 12 आपका लकी नंबर भी रहा है, उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे, आप बताना चाहेंगे? मैम 12th का स्टोरी क्लास 9 से है। 8th तक मेरी प्राइमरी एजुकेशन बक्सर में रही है, बिहार पब्लिक स्कूल से। उसके बाद 9th क्लास में मैं बनारस आया था। वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एडमिशन के लिए, तो वहाँ एक तुलसी विद्या निकेतन स्कूल है, वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो उसमें रैंक 12th आई थी मेरी। और फिर उसके बाद आफ्टर 12th यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सत्यवती के बाद BCom के बाद मैंने DU का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था लॉ का। जी। तो उसमें भी एंट्रेंस एग्ज़ाम DU लेवल पे होता है, तो उसमें भी मेरी रैंक 12th ही आई थी। और अभी रिजल्ट में जो आया है इसमें भी रैंक 12th है, और डेट ऑफ इंटरव्यू भी मैम 12th ऑफ नवंबर ही था। और वैसे एक से दोस्त से भी बात हो रही थी तो वो इसमें ऐड ऑन किया कि जो तुम्हारा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लकी नंबर बनता है वो 3 बनता है। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ भी 21st को ही पड़ता है, अपोजिट ऑफ 12, तो 12th उस हिसाब से कह सकते हैं कि लकी नंबर है। सो ये सपना आपने कब देखा कि आप जुडिशियल ऑफिसर बनेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि भाई यू हैव डन इट एंड यू आर सर्विंग द सोसाइटी नाउ? सो एक लोगों से कनेक्ट रहा है कभी? जी जी मैम, मैं 2016 में मैं जब दिल्ली आया था अपने DU में एडमिशन लेने के लिए BCom में, उस समय जो मेरे सबसे बड़े भैया हैं मुकेश कुमार, वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट में अभी फ़िलहाल। तो उस समय उन्होंने LLB पास की थी कैंपस लॉ सेंटर से ही। तो उसके बाद वो अपना जब ऑफिस ज्वाइन किए थे या किसी सीनियर के यहाँ ज्वाइन किए थे, तो घर में हम लोग रहते थे तो काफ़ी सारा लीगल डिस्कशंस वो करते थे और क्लाइंट से कॉल, तो उसमें काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डिस्कस किए जाते थे जिसमें दे यूज टू टॉक अबाउट वेरियस राइट्स। और उस समय एक मतलब फील आता है कि ठीक है, और ख़ास करके क्रिमिनल केसेस में अच्छा लगता है कि मर्डर हो गया तो ये करना है, बेल मिलना है, ये प्रोविज़न अटैच होगा। तो वहाँ से धीरे धीरे लीगल फील्ड में और डेवलपमेंट शुरू हो गया था, खास करके पॉलिटी में जी। कि कैसे वर्कआउट होता है। तो वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ और 2019 के बाद
जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उस समय तक तो काफ़ी करिकुलर एक्टिविटी में अपना कॉलेज लाइफ आदमी एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन 2019 में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तब अचानक से लगता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करें। तो वहाँ से कनेक्ट होता है कि चलो लॉ करते हैं, लॉ का एक बार तैयारी करते हैं। तो वहाँ से मैंने लॉ किया था। उसके बाद मेरे कई सारे दोस्त भी ज्वाइन किए थे लॉ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हैं एंड 2019 में आपका बीकॉम ख़त्म हुआ है एंड देन यू वेंट फॉर लॉ एंड उसके बाद आपने जुडिशरी का प्रिपरेशन सर कहाँ से किया? इंडिपेंडेंट ही किया था, कहीं से सेपरेट कोचिंग वगैरह मैंने नहीं ली है। वैसे थॉरोली इंडीड ये कह सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिना कोचिंग के नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट्स का मैं वहाँ से नहीं पढ़ पाया था, वहाँ से मार्केट से किताब वगैरह ख़रीद के मैंने पढ़ाई की थी, अपना नोट्स बनाया था और उसके बाद प्रिपरेशन किया था। 2022 के लॉ पास आउट होने के बाद से ही मेरा प्रिपरेशन चल रहा था। जैसे ही पास हुआ था मैं उसी समय यूपी का वैकेंसी आ गया था। सितंबर में हम लोगों को डिग्री मिली थी, दिसंबर में वैकेंसी आ गया था। उस समय भी डर लगा था कि आ गया वैकेंसी, अभी तक कोई प्रिपरेशन है नहीं। तब वहाँ से थॉरो स्टडी शुरू किया था मैं, लेकिन हालांकि उसका क्लियर हो नहीं पाया था। फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था तो प्री ही नहीं क्लियर हो पाया था जी। 4-5 क्वेश्चन से रह गया था मैं। और उसके बाद 12 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम था और फिर 27 फरवरी को ही उसी मंथ में बिहार का वैकेंसी अपडेट हो गया था, रिलीज कर दिया था उन्होंने। तो फिर शिफ्ट कर दिया था पूरा का पूरा स्टडी, जो यूपी का प्रिपरेशन है उसको शिफ्ट करके बिहार में। तो उसके बाद मैंने फिर किसी स्टेट का नहीं किया था, मेरा होम स्टेट का आ गया था, फिर थॉरोली बिहार का ही किया। ओके। कहीं ना कहीं प्रिपरेशन से पहले आपके दिमाग में ये नहीं था कि मुझे कौन सा स्टेट टैकल करना है? आपने अपने होम टाउन को ही प्रेफरेंस में रखा या बहुत सारी स्टेट्स आपने सोचा हुआ था कि मैं अटेम्प्ट्स दूंगा? होता क्या है उसमें कि 2-3 मार्क्स से नहीं, 5-6 क्वेश्चंस थे हुआ था, तो करीब 10 मार्क्स के आसपास होते। एक क्वेश्चन यूपी में 2 मार्क्स के होते हैं लॉ के। तो होता क्या है कि उसमें जैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे लैंग्वेज बेसिस पे भी एक पेपर हो जाता है, तो हम लोग एलिजिबल उसी पे स्टेट्स का दे पाते हैं पेपर जहाँ पे हिंदी भाषा का यूज होता है। करीब 7-8 स्टेट्स हैं जिसमें हिंदी का यूज होता है। उसमें भी आप ले लें तो उत्तराखंड वगैरह, हिमाचल प्रदेश, इसमें काफ़ी कम सीट्स आती हैं। और दिल्ली जुडिशरी में भी कट थ्रोट कंपटीशन होता है, इसका अलग है। तो खास करके वैसा हम लोग का टारगेट रहता है कि और सिलेबस भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। मेजर सब्जेक्ट्स के अलावा अगर स्टेट वाइज देखिएगा कुछ सिलेबस का डिफरेंस हो जाता है। एक टारगेटेड स्टेट तो रखना ही पड़ता है सबको कि ये वाला मेरा टारगेटेड स्टेट है, उसका सिलेबस थॉरोली कवर करना है मुझे। लेकिन हम लोग कभी बैठते नहीं हैं उसमें। आपका एग्जामिनेशन मोड में बने रहने के लिए जिस स्टेट का आता है वैकेंसी उसमें देते हैं। तो यूपी और बिहार मेरा जो है वो मेन टारगेटेड स्टेट था, यूपी और बिहार। तो फर्स्ट वैकेंसी यूपी का था, उसमें मैं सीरियसली तैयारी किया था, दिया था पेपर, उसमें हो नहीं पाया था। तो वो मतलब थोड़ा फील हुआ था ज़्यादा, क्योंकि वो सीरियस प्रिपरेशन था मेरा। यूपी टारगेटेड स्टेट भी था, लेकिन वो लक साथ था कि तुरंत बाद बिहार का वैकेंसी अपडेट हो गया था। तो फिर मैं किसी और सब्जेक्ट स्टेट पे फोकस नहीं किया, मैं लगा रहा बिहार में। पेपर देने ऑब्वियसली जाता था, लेकिन प्रिपरेशन उस स्पेसिफिक स्टेट के बगैर बस पेपर में बैठ के आ जाता था। जैसे झारखंड में भी दिया था मैं, तो 2 मार्क्स से मेरा झारखंड रुक गया था। 73 मार्क्स मेरे आए थे, 75 कट ऑफ गया था जनरल का। तो वही है कि आप स्पेसिफिक स्टेट का तैयारी नहीं करते हैं तो मतलब क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जी। क्योंकि जो आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस में चेंज आता है ना थोड़ा बहुत, उसको आपको पढ़ना पड़ता है। वो आप नहीं पढ़ते हैं तो 2 नंबर 1 नंबर और 2 मार्क्स दिख रहा है, केवल 2 मार्क्स, लेकिन उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कीजिएगा आप तो 500-700 हो जाएंगे स्टूडेंट्स उसी 2 मार्क्स में। सर, आपने अपना इंटरव्यू का जो मॉक प्रिपरेशन जो आपने किया है वो आपने दृष्टि IAS से किया है, दृष्टि जुडिशरी से बेसिकली किया है आपने। सो आप उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? इट वाज गुड, इट वाज कमेंडेबल? आपके हिसाब से आपकी तैयारी उन्होंने अच्छी करवाई? दृष्टि जुडिशरी में मैंने मॉक इंटरव्यू एक दिया था, उससे पहले मैंने बाकी सारे कुछ जगह पे दिए थे मॉक इंटरव्यूज़। तो वो हुआ था कि जो शुरू का मॉक गया था वो मेरा बहुत अच्छा नहीं रहा था। तो दृष्टि जुडिशरी का मेरा इंटरव्यू बाकी इंटरव्यू में सबसे अच्छा रहा है। दृष्टि जुडिशरी का जो मॉक इंटरव्यू था उसमें भी जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट था, वो मेरा जनरल नॉलेज एक्चुअली जो एग्जीक्यूटिव फील्ड का है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे जो सर बैठे थे वो मतलब बोले कि एज पर लॉ इज कंसर्न्ड योर इंटरव्यू इज एक्सीलेंट, बट एज सुन एज वी मूव टू द जनरल नॉलेज पार्ट इट इज़ इक्वली बैड। तो वो फीडबैक मिला था वहाँ पे। तो वो मुझे पहले से बोले थे कि अगर कंसंट्रेट हो गया आपका इंटरव्यू लॉ पे तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, लेकिन अगर वो मूव करेंगे कहीं और किसी और पार्ट पे तो आप फंस सकते हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा जी। तो
उस हिसाब से इंटरव्यू को कह सकते हैं कि वहाँ पे अच्छा फीडबैक मिला था। और काफ़ी सारे ड्रेसअप में भी उन्होंने सजेस्ट किया था, हाँ। क्योंकि वहाँ पे मेरा ब्लेजर छोटा, उनको लगा था कि ब्लेजर छोटा है। तो ये फ़ायदा हुआ था कि वो थॉरो, मतलब चारों तरफ से फीडबैक मुझे वहाँ पे मिला था और वो हेल्पफुल रहा। अगर मैं बात करूं, जब आपका जजेस के साथ जो एक्चुअल इंटरव्यू हुआ होगा, उस एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो उस पर क्या आप कहना चाहेंगे कि जजेस के साथ किस तरीके के पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, पर्सनल लेवल पे पूछे या लॉ पोर्शन ज़्यादा था उसके अंदर? जो एक्चुअल इंटरव्यू मेरा था वो करीब करीब 15 मिनट के आसपास लमसम चला था। उसमें हाई कोर्ट के जस्टिस भी थे और उनके अलावा 4 मेंबर और थे। तो वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो पर्सनल पे भी पूछ लें, लॉ पे भी पूछते। मेरा कंसंट्रेशन जो मेन इंटरव्यू का था वो लीगल बेस पे ही था। तो बाकी कई सारे स्टूडेंट से पर्सनल बेसिस पे भी होता है, कोई उसका एम्बिट तो तय है नहीं कि इसी से सवाल पूछेंगे, लेकिन मेरा जो इंटरव्यू था वो प्रॉपर उसके बेसिस पे ही था कि लीगल प्रोविजन, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, इससे मेरे से सवाल पूछे गए थे। सो आप कह सकते हैं कि दृष्टि से जो आपने प्रिपरेशन किया था वहीं से आपको कॉन्फिडेंस आया, वो बेस्ट था आपके लिए, और उसी के बाद आपने कॉन्फिडेंस गेन किया फॉर द इंटरव्यू? वो इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ था। ओके। दृष्टि वाला इंटरव्यू अच्छा हुआ था मेरा। एंड हाउ यू फाइंड द पैनल, जो दृष्टि जुडिशरी का पैनल है? जी मैम, उसमें दोनों पैनल में फ्रेंडली था। वो जो ओरिजिनल मेंबर्स होते हैं, ओरिजिनल इंटरव्यू होता है, मेन इंटरव्यू, उसमें भी बहुत फ्रेंडली पैनल होता है। आप जाते हैं, बैठते हैं तो सब लोग पूछते हैं कि बातचीत शुरू की जाए। वो ये भी दिखाने का कोशिश नहीं करते हैं कि इंटरव्यू चल रहा है, वो ऐसे पूछते हैं कि बातचीत शुरू की जाए। बैठ गए हैं अच्छे से, उसके बाद अब शुरू हो जाता है, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं, शुरू हो जाता है उसके बाद। तो ये जो मॉक 5-7 आदमी दे देता है, इसमें बैठने आदमी सीख जाता है और थोड़ा सा प्रेशर डील करने आ जाता है। जी। मैंने बोल दिया था कि सोशल जस्टिस करना है, तो मुझे तुरंत सवाल आ गया था कि एक बेगर है, रोटी चुरा लिया किसी रेस्टोरेंट से, 7 दिन से भूखा है, आप क्या पनिशमेंट देंगे? अब ये सोशल जस्टिस का मामला है, तो बताइए क्या पनिशमेंट देंगे? मैं समझ में नहीं आया। थेफ्ट का पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स के आसपास हो जाता है। तो मैं ये बोला, सर जो थे वो एग्जैक्ट पूछने लगे, एग्जैक्ट पनिशमेंट क्या होगा? तो मैं बताया था कि सर मुझे लगता है 2-3 महीने दे दूंगा। तो वो बोले हाउ दिस वुड बी सोशल जस्टिस, 3 महीने दे देंगे। फिर उन्होंने बताया कि आप एडमोनिशन करके भी छोड़ सकते हैं। फिर उन्होंने एक चीज़ बात बोली थी कि सोशल जस्टिस वगैरह आप मत बोलिएगा वहाँ में इंटरव्यू में, दैट इज लीव अप टू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उनके लिए आप छोड़ दीजिए, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन मैटर ही नहीं आएगा, उसमें क्या कीजिएगा। हालांकि कुछ कुछ में ज़रूरत पड़ता है, लेकिन बताया गया था कि बस बोलिए कि जो लीगल प्रोविजन है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। कुछ कुछ सवाल का जवाब मिल जाता है मॉक इंटरव्यू देने से, और खास करके कंडक्ट। सर एक मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि आप बताइए कि एक सोशल मीडिया होता है, हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, एक होता है व्हेन एन एस्पिरेंट इज़ यूजिंग अ सोशल मीडिया, तो वहाँ पे हम इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब जो हमारे ऐप्स रहते हैं, हम कंटिन्यूसली उसको यूज़ करते हैं, ईदर फॉर द इंफॉर्मेशन एंड ईदर हम लोग उसको अपने एंटरटेनमेंट सोर्स के लिए भी कर सकते हैं। सो बीइंग एन एस्पिरेंट, आपने सोशल मीडिया बिल्कुल ही छोड़ दिया? नहीं, मैं सोशल मीडिया में वैराइटीज़ हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो अगर आप बोलिएगा कि कुछ छोड़ दिया तो इंस्टाग्राम मैंने छोड़ा था। और फेसबुक में बहुत ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, यूज ही नहीं करता हूँ। फेसबुक मतलब पुरानी हो गई, अब लोग मैक्सिमम इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह पे रहते हैं। तो इंस्टाग्राम में दिक्कत ये होती थी कि हम लोग रील्स देखते थे ना, तो वो 1 घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता है। ये सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट कर पाएंगे कि अगर थोड़ा सा पढ़ाई में मन नहीं लग गया, इंस्टाग्राम खोल लिए, रील देखने लगे, तो वो 5 मिनट के लिए आप ओपन करते हैं, लेकिन वो 1-1.5 घंटा इतने कंटेंट है वहाँ पे कि समझ में नहीं आता है। तो उससे बचना कहीं ना कहीं पड़ता है ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सोशल नेटवर्किंग अब कोई है कि बहुत सारे मेरे दोस्त प्रिपरेशन में हैं कि स्मार्टफोन छोड़ करके कीपैड फ़ोन खरीद के बैठे हैं। उतना हाई लेवल मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है। जैसे यूट्यूब पे जो न्यूज़ फीडिंग आती है वो बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री आता है। तो अगर आप रील देख रहे हैं तो वो सजेशन भी रील्स ही आते हैं। तो वहाँ पे ज़रूर बदलाव होता है, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन स्टेज में जब मैं था तो वहाँ पे मैं पॉलिटिकल न्यूज़ देख लेता था, जो करंट अफेयर्स का न्यूज़ देख लेता था, तो वो रील्स में भी वही चीज़ें आती थी। तो ये ज़रूर करना चाहिए, इतना ज़रूरी है करने के लिए। वो भी खास करके परीक्षा से 3 महीना पहले, 4 महीना पहले, जब डेट आउट हो गई। ऐसा नहीं कि अब परीक्षा 2 साल में है, आप लॉ फैकल्टी के 2nd ईयर में है, 1st ईयर में है, तो आज से ही बिल्कुल बदलाव करके रखना है, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो जाइएगा। जब तक परीक्षा एकदम सर पे नहीं आ जाता है तब तक आपको अपने आप को एग्जॉस्ट होने से भी बचाना है,
कि जब वो एकदम टाइम फ्रेम आए तब अपने आप को उसमें झोंक दीजिए कि एग्जॉस्ट होना है। आप थ्रू आउट एग्जॉस्ट होइएगा तो उस समय आप पढ़ नहीं पाइएगा। तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है इंटरटेनमेंट भी, ये मैं नहीं कहूँगा। आउटडोर गेम्स, हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो हमेशा क्रिकेट वगैरह खेलने जाते थे। तो आप कह रहे हैं कि एक मिथ है कि सोशल मीडिया छोड़ना नहीं चाहिए, कि आप एस्पिरेंट है तो आप सोशल मीडिया छोड़ देंगे। रिफ्रेन करना पड़ता है, अपने आप को बैलेंस रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग। जी, बिल्कुल ही रिफ्रेन का मैं तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन हाँ बिल्कुल रिफ्रेन करना पड़ेगा। परीक्षा 10 दिन बाद है, आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो वही बोला ना कि जब लास्ट आता है सर पे तो झोंकना पड़ता है। उस समय एग्जॉस्ट होना है आपको, एग्जॉस्ट होने का टाइम आ गया। लेकिन थ्रू आउट एग्जॉस्ट होना है तो फिर आप प्रिपेयर नहीं कर पाइएगा जी। फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा ना, रोज एक ही चीज़ पढ़िएगा कि ठीक है आईपीसी का सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड है, 300 मर्डर है, क्या क्या पनिशमेंट है, कल फिर वही रिवीजन करना है, परसों फिर वही रिवीजन करना है। तो एक टाइम आ जाएगा कि आपको याद हो जाएगा, फिर फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा क्यों पढ़ रहे हैं रोज यही चीज़ हम। तो इसलिए शुरू में उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ के रिविजन करके कि चीज़ें याद रहें। एग्जॉस्ट होने वाली परिस्थिति तब आती है जब पेपर आउट हो गया, आने वाला है, तो लिख के राइटिंग प्रैक्टिस करके आप होइए एग्जॉस्ट। ऐसा कहा जाता है कि आप मेंस की जब तैयारी करते हैं, मेंस करते करते ही आपकी प्री की तैयारी हो जाती है, ऐसा बोला जाता है, या मेंस ही पहले प्रिपेयर करना चाहिए, प्री से पहले मेंस ही आना चाहिए? मैम देखिए, इस पे डिपेंड करता है कि टाइम कितना है आपके पास। जैसे मैंने बताया कि सितंबर में मुझे 22 की डिग्री मिली थी लॉ की, और दिसंबर में आ गया था यूपी जुडिशरी का वैकेंसी। उस समय मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था और फेब में एग्ज़ाम शेड्यूल था 12 फरवरी को, तो आई वॉज हैविंग लाइक 2 मंथ्स ओनली। अब 2 महीना में मेंस तो आप कर नहीं पाइएगा। तो ये सही फैक्ट है कि आप मेंस करते रहिए अगर टाइम है तो, लेकिन ऐसा सिचुएशन में अगर आप फंसते हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं है तो ऑब्वियसली प्री के प्रिपरेशन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यूपी जुडिशरी के लिए मैं श्योर हूँ कि जिसका प्री से पहले मेंस नहीं प्रिपेयर्ड है उसको काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि प्री के पेपर के बाद 3 महीना मैक्सिमम मिलता है यूपी में जी। 3 महीना में पॉसिबल नहीं है यूपी का मेंस कवर कर लेना, क्योंकि बहुत सिलेबस लंबा है वहाँ का। तो बेहतर यही है कि आप पहले मेंस का अपना नोट्स कंपाइल करके रख लीजिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि मेंस आप कवर करते हैं तो उसमें मैक्सिमम जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला है ना टॉपिक्स, वो क्लियर हो जाते हैं। आपको बस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखने होते हैं जी। प्री में क्या है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट 2 सवाल के बेसिस पे आता है, मैक्सिमम फैक्ट पे भी आ जाता है। बेयर एक्ट अगर आप रीड कर लिए तो प्री आसान हो जाता है। तो मेंस अगर आपने कवर कर रखा है पहले से तो वो बढ़िया है। ये चीज़ बिहार में मुझे काम आया था, यूपी का मैंने किया हुआ था, ऑल्दो वो क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन वो जितने प्री वाले फैक्ट्स थे मेरे, वो मेरे दिमाग में थे तुरंत। मैं तुरंत मेंस में अपना लग गया था, क्योंकि बिहार में मेंस में भी काफ़ी टाइम मिला था मुझे। फरवरी के बाद मेंस हुआ है 25 से 29 नवंबर तक, तो बीच में काफ़ी मंथ्स का टाइम था, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहा वो। सर प्री की अगर बात करें तो प्री में जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा बोला जाता है कि आप बैरक पढ़िए, आप प्रोविजंस पढ़िए, आप सेक्शन नंबर पढ़िए, उसके कमेंट्स, केस लॉज जो भी है बैरक आप पूरा पी जाइए, ऐसा बोला जाता है, और आपका प्रीलिम्स का जो एग्जाम्स होता है आपका प्री निकल जाएगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बहुत बच्चों का ऐसा क्वेश्चन होता है, बहुत एस्पिरेंट्स का ऐसा क्वेश्चन होता है कि जो हम पढ़ते हैं बैरक में और जो इनकलकेट करना होता है कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, प्री के जब हम क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा इलेबोरेट फॉर्म में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं बैरक वाली स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक है आपके हिसाब से? मैम 100% अगर ये कहें कि बैरक से क्वेश्चन आता है तो ये तो फैक्चुअली गलत हो जाएगा ना। लेकिन अगर बोला जाए कि नहीं 70, 75, 80% तक क्वेश्चन आ जाते हैं बैरक से, तो वो सही फैक्ट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन बैरक। लेकिन हाँ, वहीं अगर आपको केवल ये याद है कि सीआरपीसी के सेक्शन 313 में एग्जामिनेशन अक्यूज्ड का होता है, तो ये एक बेयर फैक्ट हो गया जो कि आपको याद है, तो जरूरी नहीं है कि इससे प्री आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उसमें प्री में क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि क्या मैंडेटरी है 313 का एग्जामिनेशन या डिस्क्रिशनरी है। 313 में दोनों चीज़ें दी गई हैं, एक प्रोविजन मैंडेटरी का भी है, एक प्रोविजन डिस्क्रिशनरी का भी है। तो वो चीज़ें आपको कितना डीप में आप पढ़ते हैं उसके हिसाब से डिटरमिन। अगर आप डीप में पढ़ के बैरक को समझ पा रहे हैं तो ऑब्वियसली हो जाएगा क्लियर। तो ये चीज़ काम आती है, इसीलिए मैंने बोला कि मेंस के साथ साथ अगर कीजिएगा तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मेंस वालों में आ जाती है। जिसका भी मेंस का सिलेबस कंप्लीट है या उस 313 सेक्शन को पढ़ चुका है जी, वो क्लियर रहेगा इस चीज़ से कि उसमें दोनों चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर प्री में यही क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है, अगर ये नहीं पूछता है कि एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन किस सेक्शन में दिया हुआ है, बशर्ते ये क्वेश्चन आ जाता है कि 313 का एग्जामिनेशन मैंडेटरी है या डिस्क्रिशनरी है जी, तो अब क्या लीजिएगा? ऑप्शन में ये दोनों हो सकता है कि दोनों उसमें दिया हुआ है, तो वैसे डिपेंड करता है प्री का एग्जाम प्रिपरेशन।
जीएस के लिए आप या जीके के लिए भी अगर मैं बात करूं तो क्या आप सजेशन देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को? डेली न्यूज़पेपर्स, कुछ स्पेसिफाइड पर्टिकुलर मैगजीन्स की अगर बात करें, कि कुछ बुक्स हों, बुक्स मटेरियल, आप मटेरियल वाइज कुछ बता सकते हो? जैसे करंट अफेयर का है तो उसमें मैंने 2 सोर्सेज अपनाए थे। एक यूट्यूब पे करंट अफेयर्स का वीडियोस मैंने देख लिया था, और फिर जो प्रतियोगिता दर्पण का आता है पूरा, वो मैं मंथली वाइज कवर किया था। तो उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ था। जैसे बिहार में जीके पोर्शन में एक वो प्रॉपर आता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन कि कौन सा पर्सन किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इस साल का अगर आप पेपर देखिएगा तो जितने पर्सन्स का नाम है उसमें पूछा गया था जीके में, वो सारे पर्सन्स, कुछ अवार्ड्स उनको मिला था, स्पोर्ट्स में कोई अवार्ड था, तो वो सारा चीज़ मतलब प्रतियोगिता दर्पण में दिया हुआ था। वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा करके मेंस में पूछा गया, और वो मेंस का, प्री का नहीं। मेंस में सिर्फ पर्सन का नाम रहता है, आपको कनेक्टेड स्पोर्ट्स लिखना होता है। तो वैसे वैसे करके काफ़ी वो हेल्पफुल रहता है। और एक सोर्स से मुझे नहीं लगता है कि जुडिशरी में कोई एक सोर्स है जिससे आप पढ़ सकते हैं। आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ता है, कहीं से मिल रहा है तो। कहीं ना कहीं आप एक बुक की क्रेडिबिलिटी या किसी मैगजीन की क्रेडिबिलिटी आप कैसे, क्योंकि बहुत लोग बहुत सारा सजेशन देते हैं, किसी फ्रेंड ने बता दिया, दोस्त ने बताया कि ये बुक रेफर कर लो, किसी और रिलेटिव ने बताया, आपके भाई भी, आपकी पूरी फैमिली उसमें, उन्होंने कोई और बुक सजेस्ट करी, तो आपने उन बुक्स की क्रेडिबिलिटी कैसे जज की? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे मैंने बोला कि बिहार में ये चीज़ आती है, तो आपको हर साल उस साल से जितने इम्पोर्टेंट एथलीट हैं, जितने इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो आपको याद करनी चाहिए। जैसे बिहार में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है प्लेसेस पे, कि ये लोकेशन प्लेस किस स्टेट में है। बिहार में क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का गवर्नर्स पे, स्टेट गवर्नर्स पे, तो वो कहाँ से आप पढ़ पा रहे हैं, वो तो थॉरली अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं जी, तो आपको समझ में आ जाता है कि क्या क्या पढ़ना है। मैं वही नहीं चुप बैठ गया कि देख करके इसमें जितना दिया है वो पढ़ लिया। मैंने सेपरेटली यूट्यूब पे भी सर्च किया कि रिसेंट स्पोर्ट्स पर्सन इन न्यूज़। अब उसमें जिन चैनल्स का आया उस चैनल का देखा, मैंने अपना एक नोट्स बना लिया कि ये स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ये इस स्पोर्ट्स पर्सन से कनेक्टेड हैं। प्रीवियस ईयर 1984 से लेकर के 2022-23 तक जब भी जितना भी पेपर हुआ है, उससे पहले जितने स्पोर्ट्स पर्सन का उन्होंने नाम दिया हुआ है वो मैंने याद कर लिया। तो उसमें 20-30% क्वेश्चन वो रिपीट हो जाते हैं जी। मतलब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अगर रिपीट हो रहा है किसी कोने से हो तो आप उसको छोड़ें। इतना लेवल ऑफ प्रिपरेशन जब आ जाएगा तो आपका सिलेबस कवर होने लगेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया है, आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं? करंट अफेयर्स की नहीं बात कर रहा हूँ मैं कि मेरे एग्जाम में जो करंट अफेयर आया वो करंट अफेयर अगले 33rd जुडिशरी में जो आ रहा है वो याद कर रहा है जी। जो भी स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है। ओके। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, अगर उनका नाम मान लीजिए मेरे में पूछ दिया तो ऐसा थोड़ी है कि 33rd में वो नाम नहीं पूछ सकता है। वो तो कपिल देव का भी पूछ सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी का भी पूछ सकते हैं। तो वैसे तैयारी करना पड़ता है। ओके। न्यूज़ वाला प्लेसेस में है तो प्लेसेस में आप इम्पोर्टेंट प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ इंडिया करके सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे। साइंस का बेसिक्स क्वेश्चंस आता है, जनरल साइंस जो डेली लिविंग में आप रह रहे हैं उसमें एलईडी का फुल फॉर्म पूछ देगा, एलईडी में बल्ब में कैसे लाइट जलता है ये पूछ देगा। तो चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहिए, क्यूरियस रहिएगा तो हो जाएगा। उसमें वाई वाला क्वेश्चन जनरली आता है, वाई दिस हैपेंस। सर नोटिफिकेशन से कितना पहले एक्सक्लूसिवली एकदम डिटेल स्टडी अगर हम बात करें, आपने बताया कि आपने प्री से ही शुरू किया जी, लेकिन करना वही फैक्ट आपने सही बताया कि मेंस का पहले ही करना चाहिए जी। आप बता सकते हैं कितना टाइम प्रिपेयर किया और उसके नोटिफिकेशन आने के बाद भी आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही उस चीज़ के? मैम जो स्टैंडर्ड होता है ना प्रिपरेशन का, मेरे हिसाब से मैं समझ, इसमें वेरी करते हैं लोग, सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, लेकिन मुझे जो लगता है जैसे बिहार का अगर सिलेबस आप देखिएगा तो उसमें आपको 5 से 6 महीने चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। जैसे यूपी का सिलेबस है तो आपको कम से कम 7 से 8 महीने लग जाएंगे अपना नोट्स पढ़ के बनाने में, कि आप पढ़ रहे हैं अपना नोट्स, अगर डेली का 7-8 घंटा स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं आप तो 7 से 8 महीना आपको लगेगा। अगर आप 14 घंटे पढ़ने वाले हैं तो आप पढ़िए 3 महीना पहले पढ़िए। मैं इतना नहीं पढ़ पाता हूँ, मेरा हाईएस्ट रहा है प्रिपरेशन के टाइम पे कोई पढ़ाई तो 10 घंटा मैक्सिमम रहा है, 11 घंटा मैक्सिमम रहा है। तो हमेशा टारगेट आवर्स को लेकर नहीं रखना चाहिए, टॉपिक को लेकर रखना चाहिए कि ये वाला टॉपिक आज कंप्लीट करना है। अब आप इतने शार्प हैं, अगर आपको मानते हैं कि 4 घंटा में वो टॉपिक पढ़ के कंप्लीट कर लिए तो वेल एंड गुड, जाके 4 घंटा खेलिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है टॉपिक प्रिपेयर करने तो आप 12 घंटे बैठ के टॉपिक प्रिपेयर कीजिए, फिर मत खेलिए। मतलब ऑल टुगेदर डिपेंड्स अपॉन पर्सन कि कैसे तैयारी करना है। ये
कुछ होता नहीं है वैसा कि 12 घंटा पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा 9 घंटा। कोई होता है कि टाइम ही देखते रहेगा कि 11 घंटा मेरा हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए टॉपिक वाइज हमेशा टारगेट रखना चाहिए। जैसे मेरे एक सीनियर ने बताया था कि तुम वैसे भी मत देखो, तुम बस ये टारगेट रखो कि रोज़ 30 पन्ने का नोट्स तुम्हारा बनना चाहिए। मतलब एक टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, 30 पन्ना का तुम्हारा नोट्स बनना चाहिए। लेकिन केवल फिर वो फोकस नहीं रहना चाहिए कि 30 पेज लिख रहे हैं। फोकस ये कि अगर आप बेल पढ़ रहे हैं तो बेल के टॉपिक्स सारे आपको क्लियर हो जाने चाहिए उस समय। अब वो आप 2 घंटे में कर लेते हैं कि 3 घंटे में कर लेते हैं, लेकिन आप एक दिन में नोट्स में मतलब 3 टॉपिक से ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाइएगा, एग्जॉस्ट हो जाता है दिमाग एकदम पढ़ के। वैरायटी ऑफ सोर्सेज से पढ़ना पड़ेगा ना। आप जी अगर कोचिंग में है तो जिस कोचिंग का नोट्स है उसका पढ़ना पड़ेगा, कोचिंग में नहीं है तो जो बुक रेफर कर रहे हैं उसका टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। बहुत लोग केसेस पढ़ते हैं, वो पढ़ना पड़ेगा, बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा, चारों को कंपाइल करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिखना पड़ेगा। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखिए, एक टॉपिक आपका कंप्लीट। जैसे बेल ही टॉपिक है तो उसमें एंटीसिपेटरी बेल है, उसमें बेल बॉन्ड है, उसमें पावर ऑफ जेएम बेल है, कोर्ट ऑफ सेशन का बेल है। तो ये बेल मतलब बेल सारा चीज़। अब ये आप नहीं कह सकते हैं कि कैंसिलेशन ऑफ बेल मैंने नहीं पढ़ा, आज बेल पढ़ना है तो ख़त्म करना है, पढ़ना है। ये टॉपिक आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर उसमें बाइफर्केट कर दीजिए कि आज केवल एंटीसिपेटरी बेल पढ़ेंगे। तो फिर आपका प्रिपरेशन का टाइम स्पेन बढ़ाइए, 7-8 महीना को करके 12 महीना कीजिए, नहीं तो कहाँ से कवर हो पाएगा। इतना बाइफर्केट कीजिएगा तो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना, नंबर ऑफ टॉपिक्स। तो वैसे स्ट्रेटेजी अपना बनाना होता है। मेरा स्ट्रेटेजी था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेसिस पे। बिहार में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना 80s के टाइम से रहे हैं अभी तक, मैं क्या किया कि सारा टॉपिक वाइज नोट्स बनाया। जैसे बेल मैंने चूज किया या ट्रायल टॉपिक चूज कर लिया, तो ट्रायल टॉपिक से 2022 में कितने 30th बैच में कौन सा क्वेश्चन आया, 29th में कौन सा क्वेश्चन आया, 27th में कौन सा क्वेश्चन आया, टिल 80s, ये सारा एक पेज पे मेरा लिखाया। उसमें फिर सबका आंसर लिखाया। वो बेल का थॉरो नोट्स बन गया, उससे बाहर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे ज़्यादा अब 1984 से लेकर के 2022 तक आप क्वेश्चन का बना लिए लिस्ट और लिख लिए, तो उससे ज़्यादा बाहर आप क्वेश्चन कहाँ आएगा। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि 90 से 95% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। 1-2 डार्क एरिया छूट जाता है जिससे कभी पास्ट में क्वेश्चन ही नहीं आए हैं, तो वो छोड़ दीजिए। जब पिछले 30 साल में नहीं आया तो क्या आएगा। आप क्यूरियस हैं इतना तो एक बार नज़र डाल लीजिए कि क्या है। गलती भी होती है इसमें, जैसे सेक्शन 90A पे आया था क्वेश्चंस बिहार जुडिशरी में मेंस में कि 90A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, तो वो मैं पढ़ा नहीं था टॉपिक। मुझे बस ये पता था कि प्रिजम्पशन है उसमें ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, तो मैं आंसर में ये लिख के आ गया था कि प्रिजम्पशन एज टू द जेन्युइननेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, वो लिखा था। लेकिन उसमें एक्चुअल प्रिजम्पशन ऑफ जेन्युइननेस नहीं है। प्रिजम्पशन ये है कि जो साइन किया है उस वही पर्सन साइन किया है जिसको करना, जिसका कस्टडी में है, इस चीज़ का प्रिजम्पशन है। तो कॉन्सेप्चुअली वहाँ पे गलत लिख के आ गया मैं जी, क्योंकि वो क्वेश्चन आया नहीं था, मैं पढ़ा नहीं था। तो ऐसा कोई स्ट्रैटेजी 100% परफेक्ट नहीं होता है। आप जो भी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे उसमें लूप होल्स होंगे, तो वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। वहीं मैं एक सरसरी निगाह से बस 90A देख भी लेता, चूँकि वो प्री टाइम पे ही सिर्फ पढ़ा था, मेन टाइम पे 90A छोड़ दिया था। डार्क टॉपिक था, बहुत छोटा टॉपिक था, छोड़ दिया था, उससे क्वेश्चन आ गया। तो ये कोई एश्योर नहीं कर सकता है कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपका लकीली आप पढ़ लिए हैं तो बेहतर यही है, ये तो कोई नहीं बोलेगा ये छोड़ दो, लेकिन 100% टॉपिक थॉरो कवर करके जाना थोड़ा मुश्किल होता है। सर आप नोट्स की बात कर रहे थे, कुछ बच्चे होते हैं जो नोट्स बनाते हैं, फिर उसके बाद रिविजन के अलग नोट्स बनते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम के अलग नोट्स बनते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप में बहुत बच्चों के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि क्या मैंने वो ऐड किया है जो मैंने फर्स्ट वाले रिवीजन नोट्स में ऐड किया था। तो एक होता है ना कि आपको किस तरीके के नोट्स फ्रेम करने चाहिए जो आपको फाइनल उसमें काम आए, कि क्या आप उसमें से कट कर सकते हैं, क्या आपको मीन चाहिए। स्पेशली अगर मैं केस लॉज की बात करूं तो केस लॉज में आपको ईयर किसी को याद नहीं रहता। आप केस लॉ लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कि क्या जजमेंट रहा इसमें। जब आप पहले नोट्स बनाएंगे तो आप उसमें डिटेलिंग लिखेंगे, इस केस में ये इश्यूज होंगे, ये फैक्ट्स होंगे। लेकिन जब आप फाइनल रिवीजन पे आते हैं मेंस के पेपर से जस्ट पहले, तो उसमें आपको कैसे ऐड करने चाहिए, वो नोट्स कैसे बनने चाहिए मेंस के। मैम इसमें बहुत लोग डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, लेकिन 3-4 नोट्स के मैं फेवर में नहीं रहता हूँ जी। मेरा स्ट्रेटेजी 100% यही रहा है PYQ के बेसिस पे, प्रीवियस ईयर। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आप दिल्ली का प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि केवल PYQ के बेसिस पे कर लें तो आप नहीं कर पाइएगा,
पीवाईक्यू को एनालाइज करना होता है कि किस स्टेट में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। यूपी बिहार में मुझे मालूम है होता है। ठीक, अब जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने बताया कि सारा लिख के और मैंने अपना नोट्स बना लिया। प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस आए थे वो लिख के मैंने अपना उस टॉपिक का थॉरो नोट्स प्रिपेयर कर लिया। उसमें मैं केस लॉज लिखूंगा तो केस लॉज में ईयर भी लिखूंगा, जज का नाम भी लिखूंगा, नंबर ऑफ बेंचेज अगर मुझे मालूम है, लैंडमार्क केस है, हर केस में नहीं है। अगर केशवानंदा भारती है तो केशवानंदा भारती में नंबर ऑफ जजेस लिखना मैंडेटरी है। उसमें एक स्टेप और आप आगे बढ़िए, डेट ऑफ जजमेंट याद करके रखिए। मतलब अपने नोट्स में लिख लीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ अभी कि याद कीजिए, याद करने का स्टेज अलग आता है। अब अगर आप नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, केस लॉज में किसी को होता है कि याद हो जाता है, किसी को याद नहीं रहता है। जैसे हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रहा है तो यहाँ पे हम लोग को केस मटेरियल मिलता है और यहाँ पे हमारा जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है वो भी केस लॉज बेसिस पे होता है। तो काफ़ी सारे बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो होते हैं उनको केस लॉज में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कई सारे यूनिवर्सिटी जो ऐसे हैं जहाँ पे थियोरिटिकल पेपर होता है, थ्योरी एग्जामिनेशन होता है, उन लोगों को केस लॉज में दिक्कत आती है। तो जैसे आप नोट्स बना करके याद कर रहे हैं आप, तो केशवानंदा भारती वर्सेस किसी को भूल जाएगा कि स्टेट ऑफ केरला है कि राजस्थान था कि पंजाब था जी। जैसे शंकरी प्रसाद, उसके बाद सज्जन सिंह आया, फिर गोलकनाथ जी। तो वो बहुत लोग को भूल जाता है कि पंजाब किस में है, किस में राजस्थान है, किस में यूपी है, ये भूल जाता है। तो उसने बिल्कुल याद ही नहीं करना आपको। पहला जो रिवीजन है उस समय खाली ये याद रखिए क्रोनोलॉजी कि सबसे पहले शंकरी प्रसाद था कि सज्जन सिंह था। एक बार वो याद हो गया, फिर दूसरा एक केस का आप याद कीजिए कि शंकरी प्रसाद में हमको नहीं भूलना है कि क्या था वर्सेज स्टेट, सज्जन सिंह में नहीं भूलना है कि क्या था, गोलकनाथ में एक, जैसे गोलकनाथ को अगर आप पकड़ लिए तो गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब था, ये मुझे नहीं भूलना है। बाकी सबको भूल जाइए, कोई मतलब नहीं है। बाकी सबका केवल फर्स्ट नेम अगर आपको याद रह रहा है तो फर्स्ट नेम याद रखिए, एक केस का याद रखिए, अगले रिवीजन में फिर जाइए, क्योंकि आप एक नोट्स को करीब 10 बार तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो तब तक लाइन एंड लेंथ होने लगती है, उसमें कोई इशू नहीं आता है। लेकिन एक साथ अगर आप रटने का कोशिश कीजिएगा, गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब 1967, ये इतना सो एंड सो बेंच, ये जजमेंट डिलीवर्ड, तो याद नहीं होगा। तो उसको एक बार में नाम याद कर लीजिए कि ये केस, अगर नहीं याद हो रहा है तो एक फिर वर्सेज उस केस को फोकस करके याद कर लीजिए अगले रिवीजन में। लेकिन रिवीजन जितना बार कीजिए उसमें केस का ईयर याद करते रहिए। ठीक, ईयर याद करते रहेंगे तो आपको आगे चल करके ईयर भी याद हो जाएगा और फिर उसके अगला रिवीजन में जज का नाम भी याद हो जाएगा। तो उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन एक साथ नहीं याद होता है, एक साथ कभी याद नहीं होता। और उसको भूलिएगा, अगर आप सीआरपीसी पढ़िएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस भूल जाइएगा, सीआरपीसी वाले याद रहेंगे। एविडेंस पढ़िएगा तो सीआरपीसी वाले भूल जाइएगा, सीपीसी वाले भूल जाइएगा। तो फ्रस्ट्रेशन, वो स्टेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन मल्टीपल फेजेस से गुजरना पड़ता है कि किसी स्टेज में जैसे सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, केस याद आ जाएगा तो बहुत अच्छा लगता है कि हमको याद है सारा चीज़। लेकिन 2 दिन बाद एविडेंस उठाइएगा, उसका केस भूल जाइएगा, फिर फ्रस्ट्रेशन होगा कि कैसे पढ़ें कि याद हो। तो वो जब तक 7-8 बार आप पढ़ेंगे नहीं एक ही चीज़, इसीलिए 5 नोट्स नहीं बनाना चाहिए। आप जिस चीज़ पे रिलाई कर रहे हैं उसी नोट्स पे रिलाई कीजिए। हाँ, पेपर से कुछ दिन पहले जब आपका ये स्टेज आ जाए कि अब आपको केस का पूरा नाम याद है, ठीक, 2-4 केस फिर भी बच जाएंगे जिसका पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, उसी को उस नोट्स में लिखना है। अब नोट्स, आप फाइनल नोट्स जब आप बना रहे होते हैं पेपर से पहले वाले 10 दिन पहले वाले लास्ट रिवीजन के बेसिस पे, तब आप केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला भी लिख रहे हैं तो फिर आपका स्टेज ऑफ प्रिपरेशन ठीक नहीं है, क्योंकि ये बहुत लैंडमार्क केसेस है, अब तक आपको याद हो जानी चाहिए। 2-4 जो डार्क एरिया वाले केसेस हैं वो आपको नहीं याद हो रहे हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 319 पे सुखपाल सिंह खैरा है जी, तो उसमें है, तो उसका अगर वो डार्क पोर्शन हो गया, अगर आपको उसमें नहीं याद आ रहा है तो उस समय फाइनल नोट्स में आप उसको मेंशन कीजिए। लेकिन मैक्सिमम कोशिश यही होनी चाहिए कि फाइनल नोट्स पढ़ने से पहले आप इतना रिवीजन कर लीजिए कि आपका जो केस लॉज है वो एक तरीके से कंठस्थ रहे। तब आपको केवल ये लिखना पड़े कि अगर अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आया, अमेंडमेंट टॉपिक पे क्वेश्चन आया, तो केवल शंकरी प्रसाद, नीचे एरो दे करके सज्जन सिंह, फिर नीचे एरो दे करके गोलकनाथ, फिर नीचे एरो दे करके केशवानंदा भारती, बस। इससे अब आपको पेपर से आने से पहले आपको इतना ही देखना है खाली, तक कि आपको याद हो जाए जी। तो ऐसे ऐसे करके सारे टॉपिक्स का नोट्स बनाइएगा। तो 4 या 5 पन्ना में नोट्स मेरा बना था। कॉन्स्टिट्यूशन का 5 पन्ना में, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का 5 पन्ने में, सीआरपीसी प्रोसीजर का अलग नोट्स, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट का अलग नोट्स। शॉर्ट नोट्स काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन वो तभी फ़ायदेमंद होंगे जब उससे पहले आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गया है। अगर आप उस नोट्स में भी यही लिख रहे हैं, सारे केसेस का फुल नेम ही लिख रहे हैं, तो रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। एक दिन में 2 शिफ्ट का पेपर होता है,
1 घंटे जी। के आसपास का समय मिलता है। जी 1 घंटे में 15 मिनट बैग लेने में निकल जाता है, कुछ खाने में निकल जाता है। अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं उस चीज़ में तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जेटिक रहना है। कॉन्स्टिट्यूशनल वाले पेपर में मैं खुद डाउन हो गया था उस समय, जूस वगैरह नहीं पिया था उस दिन, अच्छा। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। फिर नींद टाइप से आने लगता है एकदम, मतलब एकदम लो रहते हैं आप, तो आपको एनर्जेटिक रहना ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ 6 घंटे चलते रहना चाहिए। 6 घंटे लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है शुरू उस दिन, लेकिन वो आदत डेवलप हो जाता है अगर याद रहता है तो। सर आंसर राइटिंग की अगर बात करें, आप कह रहे हैं कि आप नोट्स लिखा करते थे, तो एक राइटिंग स्पीड आपने कैसे मेंटेन करी मेंस के पेपर में? वो जो नोट्स मेकिंग मैंने बताया ना प्रीवियस ईयर, अगर आप डेली लिखने का प्रैक्टिस है आपको, मतलब 25-30 पन्ना डेली आपको लिखने का हैबिट है, तो स्पीड अपने आप एक तो ऑटो मेकअप हो जाती है। फिर पेपर से करीब 1 महीना पहले, जैसे मेरा नवंबर में पेपर था, तो मैं अक्टूबर के लास्ट तक या मिड तक 15 अक्टूबर तक मेरा नोट्स और वो रिवीजन वो जी। कंप्लीट हो चुका था। लेकिन असली जो प्रिपरेशन का स्टेज आ जाता है, जब लगता है आपको कि प्रिपेयर हो गए आप, वो आंसर राइटिंग जब तक नहीं लिखते हैं तब तक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है जी कि आपको, जैसे बिहार में अब से इस 30 सेकंड से डिफाइंड मार्जिन कर दिए हैं कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2 पेज मिलते हैं। वहीं झारखंड में डिफाइंड मार्जिन नहीं है, आपको एक कॉपी मिल जाता है। तो आप जिस स्टेट को टारगेट कर रहे हैं उस स्टेट के हिसाब से स्ट्रेटेजी भी बनाना पड़ता है। जैसे बिहार में मुझे पता था कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमको 2 पेज में लिखना है, तो जो मेरा नोट्स बनेगा ना वो 3 पेज का बनेगा, घर पे जो बना रहे हैं हम नोट्स। उस समय ये नहीं कि 5 पन्ने का लिख के बैठे हैं, और वहाँ पे जाकर के फिर आपको कंसीडर करना पड़ता है कि उसमें से कौन सा फैक्ट छोड़ें कौन सा रखें। मतलब उतना ही बनाइए, 2 पेज अगर आपको आंसर लिखना है तो 3 पेज का बनाइए, वो ऑटोमेटिक एग्जाम में 2 पेज कवर हो जाएगा, कंटेंट का दिक्कत नहीं होगा। झारखंड में 100 नंबर का पेपर आता है, 3 घंटे का टाइम है जी। एक पेपर के लिए, आपको करीब करीब मतलब 25, 26, 27, 28 मिनट के आसपास मिल जाते हैं। अगर आप कम भी करें तो 15-17 मिनट में मिलेगा, बाकी टाइम डिस्टर्बेंस का भी डाल देते हो। तो इसलिए नंबर ऑफ, जैसे बिहार में 150 का आता है, 3 घंटे टाइम है, 3 घंटे मतलब 180 मिनट, 180 मिनट को 150 से डिवाइड कीजिए, 1 मार्क्स के लिए आपको कितना टाइम देना है, 10 मार्क्स के लिए आपको कितना टाइम देना है। अगर बिहार में 10 मार्क्स के लिए 10 मिनट देना है आपको, तो आप जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस समय कोशिश कीजिए कि 10 मिनट में हो जाए मेरा प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस के अलावा 10 मिनट में हम 2 पेज लिख पा रहे हैं। तो काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं डायग्राम बनाओ उसमें, जी मैंने बनाया नहीं था पर्सनली, बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन इसमें कोई फिक्स नहीं है कि डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने का भी एक तरीका होता है, जिसको आता है डायग्राम बनाना वो अच्छे से, किसी किसी के डायग्राम बनाने से ही समझ में आ जाता है कि आंसर में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो वो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप बनाइए, नहीं है तो पैराग्राफ राइटिंग कीजिए। मेरा जो मानना है वो कि अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको फिर उसके नीचे एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, जी तो फिर डबल मेहनत क्यों, एक तो पेज भी बर्बाद हो रहा है और फिर नीचे एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। हालांकि स्ट्रेटजी मेरा था, कई लोग जो हैं टॉपर्स हैं, जो रैंक 1 2 भी लाए हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि डायग्राम उन्होंने बनाया था। तो उसका क्या, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव, कोई स्ट्रेट जैकेट उसका फॉर्मूला है नहीं। सर मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे दिल्ली में मुझे पता है कि एक्स्ट्रा आंसर शीट मिलती है, बिहार में भी मिलती है एक्स्ट्रा आंसर शीट, जो 46 पेजेस का एक मेंस का आंसर शीट मिलता है, उसके बाद आपको कुछ आंसर शीट में एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं मिलती? जो झारखंड में भी इवन नहीं मिलता है। ओके। झारखंड में भी आपको कॉपी मिल गया, डिफाइंड मार्जिन मिल गया। इसीलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है कि अगर 2 पेज आपको मिला और आपने आंसर गलत लिख दिया तो उतना जगह आपने बर्बाद कर दिया। मेरे साथ हुआ था मैम ये। हो सकता है कि इसीलिए मेरा ना मार्क्स कटा हो, क्योंकि आंसर में पूछा था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल अग्रीमेंट। ओके। मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल अग्रीमेंट, शायद ये क्वेश्चन आया था जी। और मेरे पास 15 मिनट केवल बचे थे और 5-5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस बच गए थे मेरे। तो उतना, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 मार्क्स, 25 मार्क्स के लिए 15 मार्क्स मिलता और वो एक क्वेश्चन रहता तो मैं, कोई दिक्कत नहीं था, हड़बड़ाता नहीं मैं। लेकिन 5-5 के 5 बच गए थे और 15 मिनट बच गए थे मेरे पास, मतलब एक क्वेश्चन पे 3 मिनट। 3 मिनट में 30 सेकंड लग जाते हैं फ्रेम करने में आंसर, और 5 डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन बच गए थे। तो उस समय मैंने दोनों एग्रीमेंट में अपने आंसर में गलती किया था कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल अग्रीमेंट में मैंने डिफरेंस नहीं लिखा था, वॉइड अग्रीमेंट वॉइडेबल अग्रीमेंट में डिफरेंस लिख के आ गया था। तो जब 3-4 डिफरेंस मैंने लिख लिया तब मुझे क्लिक किया कि ये मैं गलत लिख रहा हूँ। अब काटते, अगर काटे तो वो कंसीडर भी नहीं किया जाएगा आंसर, कंसीडर वैसे भी नहीं किया जाएगा क्योंकि आंसर ही गलत लिख रहे हैं आप।
तो मैं क्या किया उसमें कि मैं न काटा, मैं कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट नंबर था मेरा, मैंने जो एज पर क्वेश्चन जो पूछा था वो मैंने लिख दिया। मतलब आंसर को काटा जी, जी। नहीं, जो सही आंसर था उसके नीचे वहीं ऐड ऑन कर दिया। ओके, तो ये सीखने वाली बात है ये। मतलब सबका डिफरेंट ओपिनियन होता है इस पे, वो जी गड़बड़ी था मेरा। सर, मेंस के क्वेश्चन काफ़ी इलेबोरेट रहते हैं, इलेबोरेटिव फॉर्म में रहते हैं, और टाइम मैनेजमेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को, या आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी कि इतना टाइम पीरियड है, इतने क्वेश्चंस हैं, तो क्या क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी उस हिसाब से, या आपको पहले से ही दिमाग में था कि इतने क्वेश्चंस हैं, ये इलेबोरेशन में आएगा? क्योंकि आपने प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर देखे ही होंगे, आप देख के ही गए होंगे, तो उस हिसाब से आपने वो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? कंसाइज भी लिखना है, उस टाइम में भी लिखना है, टाइम फ्रेम में भी लिखना है, तो मेंस की आंसर राइटिंग के लिए आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? हाँ मैम, क्यों नहीं। वो जो मैंने पहले बताया ना कि प्रीवियस ईयर आप देखिए, वहाँ से पैटर्न तय कीजिए। जैसे मेरे लिए 180 मिनट में 150 मार्क्स करने थे जी। मैं मान के चलता हूँ कि 20 मिनट खराब होगा पेपर में, साइन कराने आएंगे, बायोमेट्रिक लेते हैं लोग, हालांकि एज पर रूल पहले ले लेना होता है, लेकिन अगर वहाँ पे आएंगे तो आप कुछ कर नहीं पाइएगा। वहाँ पे आप चुपचाप बायोमेट्रिक दीजिए, अपना काम कीजिए। जैसे मेरे क्लासरूम में बायोमेट्रिक लेने आते थे तो मैं सबसे किनारे बैठता था, और मेरे बगल में भी उस साइड एक और कैंडिडेट बैठे थे। तो जब मेरा बायोमेट्रिक लेते थे तब तो मैं डिस्टर्ब होता ही था, मेरे साथ साथ से उनका भी बायोमेट्रिक लेते थे। तो मैंने इस पे ऑब्जेक्शन किया था कि सर आप थोड़ा सा डेस्क मेरा इधर करवाइए, और उस साइड वाले जो कैंडिडेट हैं अब उसके साइड से आकर के बायोमेट्रिक लीजिए। तो वहाँ पे 1-1 मिनट क्रूशियल, वहाँ पे 5 मिनट लग जाता था। 5 मिनट मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता गया। तो जो अभी तो बताया मैंने कि टाइम मैनेज लास्ट पेपर में नहीं कर पाया था, तो 5-5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस के लिए मुझे चाहिए थे 25 मिनट, लेकिन मिला था 15 मिनट ही। तो कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको नहीं आ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन 1 का ए पार्ट, बी पार्ट। तो अब आपको ए आ रहा है, बी नहीं आ रहा है। तो अगर आप ए आ रहा है और सोचेंगे कि 10 मिनट का क्वेश्चन है, इस पे 15 मिनट दे के लिख देते हैं, और जो बी पार्ट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, उसको 5 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल गलत होती है। अच्छा। अगर आपको जो क्वेश्चन बेस्ट आ रहा है जी, उस पर भी उतना ही टाइम दीजिए, थोड़ा सा फ्रेम अच्छे से कर लीजिए, लेकिन जो नहीं आ रहा है उसको भी कोशिश ये कीजिए कि छोटे ना, वो भी मतलब थोड़ा सा इलेबोरेटिव फॉर्म में लिखा जाए। और जो नहीं आ रहा है उसमें जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आ रहा है उसमें घुमाइए मत, जो आपको सबसे बेस्ट उसका आंसर लग रहा है उसको फर्स्ट पैराग्राफ में आप डाल दीजिए, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन डालिए। क्योंकि टीचर पढ़े तो फर्स्ट पैराग्राफ में उसको दिख जाए कि जो आ रहा है वो लिखा हुआ है। कई लोग होता है कि क्वेश्चन कुछ और पूछा है, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, तो इंट्रोडक्शन तो पूछा नहीं है क्वेश्चन में, तो टीचर उसको स्किप करने लगते हैं। कई सारे में मुझे जो फीडबैक मिला था अपने सीनियर से, तो बिहार में काफ़ी मैक्सिमम लोग ने यही बोला था कि जो आ रहा है, जो पूछा है, उसको सबसे ऊपर लिखिए। और टाइम मैनेजमेंट इसीलिए आंसर राइटिंग जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना मिनट में लिखना है। तो ये थ्रू आउट मैंने फॉलो कर लिया था। लास्ट के पेपर में बस एक क्वेश्चन में मेरा ये प्रॉब्लम हुआ था, तो वहीं 5-5 का जो 5 क्वेश्चन था उसमें मुझे आ रहे थे सारे क्वेश्चन, 5-5 के जो 5 डिफरेंस पूछे थे, मेरे पास टाइम रहता तो बहुत अच्छे से लिख पाता, लेकिन वही था कि टाइम था नहीं, और उसको 3 मिनट में हमको लिखना है। तो ये नहीं कि 2 अच्छे से लिख दिए, आपको अगर बहुत अच्छे से लिख देंगे तो आपको 5 में से कितना मिल जाएगा? 60% 5 का होता है 3 मार्क्स, 3 मिलेगा, क्योंकि 60% पे टॉपर हो जाता है ना बिहार में और बाकी स्टेट में। तो कितना लोग देंगे? बहुत बेस्ट आप लिखिएगा तो 3 दे देंगे, 4 दे देंगे, लेकिन आप जो नहीं लिख रहे हैं उसमें तो फिर 1.5 मिल जाएगा। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि सब में ही मिल जाए कुछ कुछ मार्क्स, 2.5 मार्क्स अगर सब में मिल जाएगा तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो वैसे स्ट्रेटेजाइज पेपर के दिन नहीं होगा, वो पहले जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसमें ईमानदार रहना पड़ता है। जैसे अगर किसी कोचिंग से आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लिया हुआ है, मॉक ले रहे हैं आप, तो वहाँ पे कई लोग होता है कि आप घर पे लिख दीजिए, मुझे स्कैन करके भेज दीजिए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि घर पे टाइम तो देखा नहीं जा रहा है, तो आप टाइम के बियॉन्ड भी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर फ्रेम करके भेज दिए। ये सब काम नहीं करना चाहता है। सेल्फ अपने आप से ईमानदार रहना पड़ता है कि 10 मिनट में आपको लिखना है, जितना आ रहा है उतना लिखिए। वो आंसर भेज दीजिए कि अगर यही मेन पेपर में लिखता तो आपको कितना मिलता मार्क्स, वो भेज करके आप अपना आंसर फिर दोबारा लिखिए, टाइम टेकिंग एक्स्ट्रा करके, अगर कॉन्सेप्ट के लिए लिख रहे हैं तो। मैं आंसर लिखता था, किसी सीनियर से अगर चेक कराया तो उनका जो फीडबैक आया कि ये गलत लिखे हैं आप,
तो वो उसी समय उसको नेक्स्ट डे के लिए नहीं छोड़ना है कि कल फिर से मिलाएंगे। अगर आप सेम डे सेम टाइम पे मिला लिए तो वो आपके दिमाग में आ जाता है। एक बार आपने अपने मन से आंसर लिखा, सारे नोट साइड करके, अगर आपको लग रहा है कि केशवानंदा भारती वर्सेज वाला छूट गया है, उसको डैश वहीं पे कर दीजिए, मत देखिए, फिर उसे वैसे ही इवेल्युएशन के लिए भेज दीजिए। और फिर इवेल्युएशन के लिए वो चला गया, फिर आप अपना नोट्स निकालिए, फिर देखिए कि कौन सा पार्ट में छोड़ दिया था, उसको फिर उसी टाइम पे फुलफिल कीजिए, पूरा अच्छे से अपना आंसर मेकिंग कीजिए, और वो इवेल्युएशन वाला कॉपी आ रहा है तो देख लीजिए कि कितना मार्क्स मिलता मुझे, अगर ऐसे ये गड़बड़ी मैं करता मेन पेपर में तो। ओके सर, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स रहते हैं जी वो आपने कैसे चूज़ किए थे? उसमें आपने कैसे चॉइस एक बनाया था कि मुझे ये ऑप्शनल चाहिए? मैम, उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि जब आप फैकल्टी में रहते हैं, लॉ फैकल्टी में, तब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में अच्छा लगता था, ओके तब मुझे क्रिमिनल लॉ पढ़ने में अच्छा लगता था, टीपीए मुझे बहुत खास पसंद नहीं था, ओके और इक्विटी और ट्रस्ट मेरे सिलेबस में भी नहीं था फैकल्टी के। कमर्शियल लॉ मेरे सिलेबस में था, लेकिन कमर्शियल लॉ इतना वास्ट है, उसका बैरक देखिएगा इतना मोटा है, तो वो देख के ही लगता है कि याद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जी। हिंदू लॉ मेरा इंटरेस्टिंग रहा है, मेरे बिहार के पेपर में सबसे अच्छा मेरा गया तो वो फैमिली लॉ का पेपर गया है, हिंदू और, तो वो मुझे ये भी नहीं पता कि उसमें मार्क्स ज़्यादा होंगे या कम होंगे, मेरे हिसाब से मुझे मेरा सबसे अच्छा गया था वो। तो जब आप फैकल्टी में है तब आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका थोड़ा सा पता रहता है कि किस सब्जेक्ट को आप डील कर पा रहे हैं, वो सब्जेक्ट ऑप्शन में रखिए। उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस, मतलब एकदम सिंसियर नहीं रहना है कि डेली क्लास करेंगे तो ही समझ में आएगा। एक पेपर देते टाइम एरिया ऑफ इंटरेस्ट समझ में आ जाता है। जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शंस पढ़िएगा तो उसमें जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं है जी। उसको थोड़ा सा समझने के लिए बहुत ज़्यादा 4 बार 5 बार पढ़ना पड़ता है, तो वो कॉम्प्लेक्स लाइंस होते हैं, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद ऑप्शनल में टीपीए के साथ साथ इक्विटी और एजमेंट भी जुड़ गया था जी। तो मैं उसको छोड़ दिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा वो, मतलब नहीं हो पाएगा नहीं, उसमें कम मार्क्स में फेच करता है। हालांकि प्री में तो उसको फिर डील करना पड़ा था ना, प्री में तो वो था सिलेबस में, लेकिन मेंस में जो आपका सबसे बेस्ट है वो आप चूज कीजिए। और ऑप्शनल के साथ अगर लैंग्वेज की बात करें, बिहार में मैम ऑप्शनल लैंग्वेज होता है वो, लेकिन सिर्फ उसमें पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, क्वालिफाइंग पेपर होता है, उसका मेरिट में मार्क्स ऐड नहीं होता है। लेकिन बाकी स्टेट्स में जैसे यूपी में मेरिट में ऐड होता है उसका मार्क्स, तो वो तो उसका स्ट्रेटेजी तो आपको फिर पहले से करना पड़ेगा। उसमें मेरिट ले जाते हैं, जैसे जिनका हिंदी मीडियम रहा है वो हिंदी मीडियम में अच्छे मेरिट ले जाते हैं, क्योंकि वो थ्रू आउट हिंदी लिख रहे होते हैं ना, बचपन से ही हिंदी मीडियम में पढ़े, हिंदी में लिखे, तो उसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। राजस्थान में जैसे है उसमें ग्रामर भी पूछता है, तो आपको अलग से उसके लिए तो इक्वल टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि लॉ ज़्यादा पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि वहीं सब मेरिट तय करता है सब्जेक्ट्स। लॉ सबको आता है, बिहार में जीके और जीएस मेरिट बनाता है, लॉ में तो सबको मिलता है मार्क्स। किसको नहीं पता है कि 313 में क्या होता है, 300 में मर्डर होता है, उसका क्या एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं। जो भी मेंस लिख रहा है उससे ये उम्मीद किया जा सकता है कि इसको आ रहा है ये चीज़, मैक्सिमम लोग वहीं लिखते हैं जी। तो मेरिट तय जो बनाता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, खास करके बिहार में जीके जीएस, यूपी में जो इंग्लिश हिंदी का पेपर होता है, और इंग्लिश हिंदी और जीके जीएस दोनों यूपी में, तो राजस्थान में हो गया हिंदी का पेपर। तो ये सारे सब्जेक्ट्स तो इक्वली इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो मेरिट में काउंट हो रहे हैं तो वो अलग से पढ़ना पड़ेगा। ओके सर, न्यूज़पेपर रीडिंग एक हैबिट सबका नहीं होता है, आपका रहा है कि आप डेली उठ के सुबह पहले, एक आपका रूटीन है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? नहीं, पढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं पढ़ना चाहिए। मैं नहीं पढ़ पाता था क्योंकि नहीं पढ़ना चाहता तो पढ़ लेता, मैं इंटरेस्ट नहीं लगता था पढ़ने में। सुबह उठ के हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो चले जाते थे खेलने वगैरह, लेकिन हाँ न्यूज़ फॉलो हम लोग कर लेते थे। ऐसा नहीं रहता था कि देश में क्या चल रहा है ये हम लोग को पता नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपका उससे मतलब इनफैक्ट आपका वर्ड पावर डेवलप होता है, लिखने का तरीका डेवलप होता है, आंसर राइटिंग में और ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, सेंटेंस फ्रेमिंग अच्छा हो जाता है। घाटा उसका तो है नहीं, कहीं से भी फ़ायदा ही है। जो लोग कर पाते हैं उनका करंट अफेयर्स ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि स्पोर्ट्स पर्सन बिहार में पूछते हैं, तो न्यूज़पेपर में जो स्पोर्ट्स पार्ट है उसमें तो हर स्पोर्ट्स कवर होते हैं जी। हम लोग जो फॉलो करते हैं डेली लाइफ में वो केवल क्रिकेट कर लिए फॉलो, मैच हो रहा है कर लिए, फुटबॉल कोई कर लेता है फॉलो, लेकिन जो बैडमिंटन का चल रहा है स्पोर्ट्स, जो ओलंपिक चल रहा है स्पोर्ट्स, वो सारा तो न्यूज़पेपर में है। तो जिसको हैबिट है वो उनका ऑटोमेटिकली कवर होता है। हम लोग को याद करना पड़ता है कि ये आदमी इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है।
तो न्यूज़पेपर का इंडीड फ़ायदा तो काफ़ी है, पढ़ना चाहिए। ओके, तो आप सजेस्ट करते हैं, लेकिन हाँ, आपने नहीं किया है वो। मैं मैम नहीं पढ़ा हूँ, मेरे हैबिट में नहीं रहा है वो न्यूज़पेपर। मैं हॉस्टल में जितना दिन था मिलता था तो, लेकिन रेगुलर डिसिप्लिन तौर पे मैं नहीं पढ़ पाया हूँ उसको। तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ा है, जो करंट अफेयर प्रिपरेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ा है। सेंटेंस फ्रेमिंग में अगर दिक्कत आ रही है तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। जो लोग उस हैबिट में है, आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनका तो ये एक्स्ट्रा फायदा है ना, उनके पास वो ऑलरेडी हैबिट है। जैसे मैंने बताया, जिनका हिंदी मीडियम अगर कोई सीखा रहा है शुरू से, स्कूलिंग से ही, उनको हिंदी में उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा जितना इंग्लिश मीडियम वालों को करना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए फिर अगर इंग्लिश मीडियम नहीं है उनका, तो इंग्लिश के सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए उतना मेहनत करना पड़ेगा। वो दोनों साइड से होता है फायदा घाटा। तो जीएस के लिए कुछ बुक्स बता सकते हैं, मैम, suggest कर सकते हैं? इसके फेवर में बिल्कुल नहीं कि सिर्फ ये पढ़ लीजिए तो हो जाएगा। अच्छा। तो मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि पहले डायनेस्टी याद करें। जैसे काफ़ी लोग स्ट्रेटेजी भी बनाते हैं, मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि जैसे हसीना मासूका वो एक स्ट्रेटेजी है। हसीना से हा से हरियंका डायनेस्टी, सी से शिशुनाग, सी ना से नंदा, मासूका माँ से मौर्य, सू से सुंगा, मासूका, का से खानवा। तो कुछ लोग, अब मुझे डायनेस्टी याद है, तो कई बार पेपर में ये आ जाता है कि सुंगा से पहले कौन था, सुंगा के बाद कौन था, मौर्य को किसने ओवर पावर किया। तो ये इस स्ट्रेटेजी से काम आएगा। लेकिन ये सबका स्ट्रेटेजी नहीं हो सकता है, सब लोग अपने हिसाब से बनाते हैं कि आप उसको क्रोनोलॉजी में पहले याद कर लीजिए। फिर हा आ गया हरियंका, तो हरियंका में सबसे पहला कौन था, उसके बाद उसके रूलर्स पे आइए। एक बार डायनेस्टी आपको क्रोनोलॉजी में याद हो गया, उसके वहां तक मेडिएवल तक, तो फिर उसके रूलर्स पे आइए आप। फिर रूलर्स आ गया, फिर एक एक रूलर्स को पढ़ने शुरू कीजिए। तो वो एक प्रोसेस है पूरा। एक बार में अगर अब हसीना में आप हा को उठा के, हरियंका को उठा के, उसके एक रूलर को उठा के चाहिएगा कि रट जाए फैक्ट्स, वो नहीं होने। करंट अफेयर्स के लिए कोई चल रहा है तो आप मल्टीपल सोर्सेस से पढ़ लीजिए। जैसे उस समय मणिपुर का वायलेंस चल रहा था, तो मणिपुर वायलेंस डालिए गूगल, यूट्यूब पे या गूगल पे, जो 2-3 सोर्सेस से आप उसके बारे में पढ़ के नोट्स बना लीजिए, हो गया। इतना ही बस अवेयर रहिए, रहते रहिए, ठीक है, से जो कनेक्टेड है। अभी असम एकॉर्ड का चल रहा था केस, अभी जो पेपर है असम एकॉर्ड का देख लीजिए। 6 से राजीव गांधी जब थे उस समय का चल रहा है, उस समय कैसे आया, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा। बेसिकली जितना डीप में आपको याद है उतना आप अच्छे हैं। इतना ही फ़र्क होता है, इतना ही सिर्फ करना है। और रिसेंट केस लॉस के लिए आप वेबसाइट्स कौन सी रेफर करते हैं? लाइव लॉ बस। हाँ। एक ही आपने रेफर किया है? लाइव लॉ पे मैम हो जाता है, या तो अगर आप किसी कोचिंग में हैं तो वहाँ से मिल जाते हैं जी। तो कोचिंग का ये बेनिफिट हो जाता है ना कि आपको खुद से रिसर्च नहीं करना पड़ता है, आपको बना बनाया चीज़ मिल जाता है, आपको फॉलो करना है, मतलब मार्गदर्शन मिला हुआ है, आप फॉलो कर रहे हैं। अगर आप खुद से मेहनत कर पाते हैं तो वो रिसर्च करके पढ़ लीजिए। अगर आप इतने क्यूरियस हैं कि रेगुलर लाइव लॉ पे डिसिप्लिन तरीके से पढ़ पा रहे हैं केस, लाइव लॉ पे डेली आते हैं केसेस, 5 जज बेंच के, 2 जज बेंच के, लेकिन अब बेल पे डेली मैटर्स मिलते हैं लाइव लॉ पे, तो सबको थोड़ी लिखते रहिएगा, क्या मतलब है सबको लिखने का। उसमें कुछ नया मिल गया, लेकिन वहीं दिल्ली के पेपर में क्वेश्चंस में ही लिखा रहता है कि डिस्क्राइब विथ रिसेंट केस लॉज, डिस्क्राइब विथ लैंडमार्क केस लॉ। तो हर स्टेट का पैटर्न अलग है, उस स्टेट के हिसाब से आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। कोई एक सिंगल पैटर्न पे सारे स्टेट्स को कवर नहीं किया जा सकता है। बेहतर यही है कि उस स्टेट्स में जो आपके सीनियर्स हैं उनका क्या स्ट्रेटेजी रहा है वो आप पढ़िए। बिहार के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और यूपी के लिए। ओके सर, कभी कोर्ट गए हैं आप? हालांकि स्पेसिफिक कोर्ट जाने की बात है तो वो मैं एक बार पटियाला कोर्ट में अपीयर हुआ हूँ। अच्छा। लेकिन एज पर माई ब्रदर वहाँ पे मैंने गलती की थी, लेकिन वो मेरा फर्स्ट अपीयरेंस था, उसमें कुछ नोटिस वगैरह इशू करवाना था, तो रेगुलर प्रैक्टिस में मैं नहीं रहा कभी भी। बीच में कोई काम हुआ जो पेपर वगैरह नहीं है मेरा, क्योंकि 22 के पास मैं थ्रू आउट प्रिपरेशन में लग गया था, और बीच में मैं गाँव पे मेरे थोड़ा शांति है तो वहाँ पे मैं चला गया था प्रिपरेशन के लिए, तो वहीं पे पढ़ाई करता था। तो ऐसा कोर्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड मैं नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ प्रोसीडिंग्स वगैरह का आइडिया मुझे था जी। और जो छोटे बड़े थोड़े बहुत काम थे रिसर्च के, या जैसे एप्लीकेशन छोटा सा ड्राफ्ट करना, ये सब भैया कुछ देते थे तो मैं मना कभी नहीं करता था, मैं काम करता था वो। ओवरऑल सब कुछ सक्सेस स्टोरी
सब अच्छा रहा अब तक? फ्रेंड्स के साथ आप बता रहे थे कि खूब पार्टी वार्टी भी आप कर चुके हैं, हाँ, खूब एंजॉय कर रहे हैं, मम्मा अपनी जगह सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी जगह तो व्हेन सेलिब्रेट। आर यू प्लानिंग टू गो होम? अभी मैम थोड़ा सा अभी इधर भी दिल्ली में कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के दोस्तों के काम थे, और हो सकता है कि 1 महीने बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाए, या पुलिस वेरिफिकेशन हो तो उसमें जाना है। कमिंग 10 डेज में ज़रूर मम्मी के पास जाऊंगा मैं, मम्मी से मिलना है। जी। अभी तो या तो अभी कुछ दिन मतलब अभी मम्मी भी गांव पे है नहीं, परिवार मेरा बहुत छोटा है तो गांव पे है नहीं, वो खुद ही बिजी हैं, अभी मामा के यहाँ सेलिब्रेट वगैरह कर रही हैं। उसके बाद गांव पे जाएंगे हम भी कुछ दिन बाद। हालांकि ये स्टेज आता है प्रिपरेशन स्टेज में, काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। जब आपको क्वेश्चंस आ रहे होते हैं तो आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं माइंडसेट के साथ, लेकिन जैसे ही जी। आपको एक सवाल नहीं आता है वो नहीं बहुत आता। डाउन करता है आपको, तो वो काफ़ी बैलेंस करना पड़ता है, तब जा कर के अब वो थोड़ा सा कम हो गया है, अब नहीं आता है। मेंटली आदमी फील हो जाता है, फील वैसा ही होता है, मेंटली रिलैक्स हो जाता है कि चलो एक जगह जी। मेरा हो गया, जो हम चाहते थे वो हो गया। तो ऑल अबाउट मेंटल सेटिस्फैक्शन, वो सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। एक पर्सनल मेरा क्वेश्चन था सर आपसे, मैं भी ये सोचती आई हूँ कि एक डिवोशन होता है जब आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता, नंबर ऑफ फेलियर्स मिल जाते हैं, उसके बाद उनका डिवोशन जो होता है वो डिविएट हो जाता है जुडिशरी से, कुछ और ही करने लग जाते हैं। तो वो जो डिवोशन है वो कैसे मेंटेन किया जा सकता है कि इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट, आप प्रिपेयर कर रहे हो तो फेलियर्स से नहीं डरना है, हो ही जाएगा, ये कैसे उनको कॉन्फिडेंट रहना है कि नहीं इससे डिविएट नहीं होना है और आपको पूरा अपना डिवोशन उसी में लगा के रखना है जिसकी आप तैयारी शायद इतने सालों से करते आ रहे हैं? मैम मैं इस पे ये कहूँगा कि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जी। जैसे किसके लाइफ में क्या चल रहा है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिवोशन भी डिपेंड करता है, वो कितने सीरियस हैं इस काम को लेकर के इस पे भी डिपेंड करता है। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि जिनका क्लियर नहीं होता है वो डाउन नहीं होता है या डाउनफॉल नहीं आता है, थोड़ा बहुत अटेम्प्ट के साथ साथ तो डाउनफॉल आता ही है, कॉन्फिडेंस जाता है। तो पर्सन को पर्सन डिपेंड करता है कि कैसे वो अपने आप को कैरी करते हैं, या कितना ज़्यादा वो डिवोटेड थे पढ़ने के लिए। जैसे मैं अपने सीनियर की बात रिपीट करना चाहूँगा यहाँ पे, मैं पूछा था कि भैया कब लगे कि मुझे मेरा प्रिपरेशन हो गया है, बोले कि ये कभी नहीं लगेगा। एक ही चीज़ पे फोकस करो कि तुमको ये ना लगे कि काश ये काम कर लेते तो थोड़ा सा और पढ़ लेते। जब तुमको लगे कि अपना 100% दे चुके हैं हम, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, या हो या ना हो, मतलब कुछ बचा नहीं है करने के लिए, तो तुमको समझ जाना कि उस समय तुम्हारा प्रिपरेशन ख़त्म हो गया है। बाकी जैसे 150 सीट हैं, कैंडिडेट बैठे थे कितने, कम से कम 20-30 हज़ार के आसपास बैठे थे, होना तो 150 लोगों का ही है, उसमें हो सकता था मैं भी ना हूँ। ये तो पता है ना कि बाकी के 20 हज़ार में से तो बाकी लोग बाहर ही होना है, 150 लोगों को छोड़ के। तो बाकी के जो बाहर हो रहे हैं 18-19 हज़ार 20 हज़ार, उनके लाइफ में डाउनफॉल ना आए, इसको कैसे कह सकते हैं कि ना आए? इतना तो वैकेंसी कभी नहीं आ सकता है कि यूपी में 80,000 फॉर्म जाता है, 50,000 बैठते हैं, सीट थी 303, तो बाकी के जो 49,700 लोग हैं जी, वो कैसे डाउनफॉल ना है, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। वही है कि डिवोशन वही होता है, लेकिन वही है कि 300 लोग डिवोटेड भी हो तो सिलेक्शन तो 300 का ही होना है ना। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि डाउनफॉल आता नहीं है, डाउनफॉल से बचने का सबसे अच्छा रास्ता है कि आप अल्टरनेट अपना एक रखिए। जैसे मेरा LLM हुआ है तो मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, नेट क्वालिफाइड करके मैं एक अल्टरनेट सेव किया हुआ था अपना, कि अगर यहाँ नहीं होता, जैसे IAS के जितने लोग प्रिपेयर करते हैं उसमें से मैक्सिमम बहुत मिनिमम लोग रहेंगे जो बोलेंगे केवल स्टिक टू द IAS, एकदम 100% लगा करके पढ़िए। ये बहुत, मैं ये नहीं कर रहा हूँ बोलेंगे ही नहीं, बहुत कम लोग बोलते हैं, जो सुपर कॉन्फिडेंट है वो बोलते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा लक भी साथ देता है। मेरा राइटिंग बहुत ख़राब है तो इसलिए भी मुझे डर लगता था, मेरा कॉपी मैं खुद नहीं पढ़ पाता हूँ, कोई वर्ड्स, मतलब इतना खराब नहीं है कि लेजिबल ना हो, लेजिबल होता है लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है जरूर। कंटेंट वाइज मुझे नहीं लगता कि मुझे दिक्कत है, लेकिन वही है कि कोई ए को एकदम गोल करके लिखता है, कोई थोड़ा सा वैसे लिखता है, तो वो सारी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं पेपर के टाइम पे। शायद इसलिए भी रैंक 12 हो, उसका बेनिफिट मिला मुझे, उसका घाटा हुआ क्या हुआ। तो हर चीज़ पे वर्क तो करना चाहिए मैम, लेकिन अल्टरनेट हमेशा एक रखना चाहिए। जैसे इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं एलिजिबल था, नेट क्वालिफाइड हूँ, तो कहीं प्राइवेट कॉलेज में या कोई कमीशन का पेपर होता है उसके लिए एलिजिबल था,
प्रैक्टिस एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे भैया वगैरह ऑलरेडी हैं उसमें एडवोकेसी में, तो मैं भी एक शुरू कर सकता हूँ वहाँ से। तो अल्टरनेट हमेशा रखना चाहिए, केवल एक अगर आप स्टिक कर रहे हैं तो वो डाउनफॉल आएगा ही। आपके पास एक ही रास्ता है, वो बंद हो गया तो डाउनफॉल कैसे कह दे कि ना आए। जी फिर से आप मोटिवेट होकर दोबारा कर लीजिए, फिर वही होगा कि अगर आपके पास अथाह पैसा है तो आप मोटिवेट होते रहेंगे। जी पैसे की दिक्कत ही नहीं है या कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्यों डाउनफॉल आएगा। लेकिन अगर आपको बचना है तो अल्टरनेट तैयार करके रखिए। तो ये था ब्रिजेश कुमार जी की स्ट्रैटेजी। आप अपना ऑल्टरनेटिव तैयार रखिए। स्टे मोटिवेटेड, स्टे डिवोटेड।